मखदूम शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। मखदूम साहब, ये तो पहले मुज़ाकरात होते रहे, ये ख्वाजा साद रफीक गालिबन यही कह रहे थे, अगर मैंने गलत नहीं सुना, कि बातचीत तो होती रहती है गैर रस्मी तौर पर, रस्मी भी नहीं, गैर रस्मी तौर पर होती रहती है, लेकिन उसको ऑन नहीं किया गया। ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल दिया उन्होंने? देखिए, इस तरह के पेंडोरा बॉक्स जो हैं वो बौखलाहट में शायद मजीद भी खुल जाएं। और तीन मेन चीजें हैं जिस तरह से आपने मेंशन किया, तीन टेक अवेज हैं ख्वाजा साद रफीक साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जो हमें समझ आते हैं। सही है। सबसे पहले तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो बात कही कि विफाक में हुकूमत कायम रहेगी, सिंध असम्बली कायम रहेगी, बलोचिस्तान की असम्बली कायम रहेगी, बस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो हैं ये तहलील हो जाएंगे और ये असम्बलीज खत्म हो जाएगी, यहाँ पर फिर इंतखाबात हो या जो भी हो। अब यहाँ पर एक चीज समझें कि कुछ दिन पहले तक ये नून लीग कहती थी कि ऐसी की तैसी हम पंजाब असम्बली तहलील नहीं करने देंगे। इवन ये तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होने से रोकने तक की मंसूबाबंदी कर रहे थे। और फिर आप अगर इजाजत देना, मैं इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर देता हूं। ये तो आपने बात कह दी, उन्होंने कहा था हम असेंबलियां तहलील होने नहीं देंगे, गवर्नर राज आईनी है, इस्तेमाल किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जनाब ये असेंबलियां तोड़ने की बात करते हैं, तोड़ेंगे नहीं। आज शायद इनको ये एहसास हो गया है कि तोड़ने जा रहे हैं 15 तारीख के बाद। एग्जैक्टली यही पॉइंट है और ये पहली शिकस्त है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम की गई है। एक इन्होंने कहा कि हम असेंबलियां तोड़ने से रोक देंगे, तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, दूसरा गवर्नर राज। तो ये दोनों हथियार चलाने से पहले तो ठुस हो गए, आईनी तरीकाकार जो है। अच्छा, दूसरा टेक अवे क्या? ये कहते हैं कि इमरान खान मुल्क में आईनी बहरान पैदा करना चाहता है। ये जो एक कलेक्टिव पसंद और नापसंद है ना आइन में इनकी, वो बड़ी इस वक्त मुज़िक्का खेज और तजादात से भरपूर है। वो तजादात से भरपूर इसलिए है, मैं राना सनाउल्लाह साहब को परसों सुन रहा था और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, आज भी कोई बात रिपीट हुई है एक तरह से, कि कहते हैं कि जी देखें असम्बलियां तहलील करना कोई मुल्क के अंदर ना इस्तेहकाम नहीं लाता। साथ ही कह रहे हैं कि गवर्नर राज तो आईनी ऑप्शन है, यानी इमरान खान साहब आइन में रहते हुए असम्बलियां तहलील करें, आइन का ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए खान साहब अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन आप जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए, ऑल्दो वो फॉरेन फंडेड थी, ऑल्दो उसके अंदर जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी वो एक सेपरेट चीज है। आप तो यही कहते हैं हमने तो आईनी और जमहूरी तरीक़ाकार अपनाया, गवर्नर राज तक लगाते हुए, जो कि किसी भी सूरत डेमोक्रेटिक नहीं होता। आपने उस पर भी बात की कि ये तो आईनी ऑप्शन है, अब आप लगा नहीं पा रहे तो आप ये सारी बातें कर रहे हैं। और जहां तक बात है, देखें कि जो मुज़ाकरात, बैकडोर रवाबित और ये सब कुछ, बैकडोर रवाबित बिल्कुल चल रहे होते हैं और ख्वाजा साद रफीक साहब उतने ही अनअवेयर हैं उन बैकडोर रवाबित से जितने आप और मैं हैं। क्योंकि बैकडोर राब्ते जिन्होंने करने होते हैं वो ना तो ख्वाजा आसिफ साहब को और नून लीग को बताते हैं, और जिनसे उन्होंने मुलाकातें करनी होती हैं वो उनसे मुलाकातें कर लेते हैं। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, तो इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की पेशकश की है, अकॉर्डिंग टू मी ये इमरान खान साहब की तरफ से एक लास्ट चांस था। और ये लास्ट चांस इस गवर्नमेंट को पॉलिटिकली एक फेस सेविंग देने का नहीं, बल्कि पाकिस्तान को एक लास्ट चांस है कि हालात इससे पहले बहुत ज्यादा खराब हो, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो, उससे पहले हम चीजों को अपने हिसाब से दुरुस्त कर लें और एक तरह से अफवाह तफहीम से मामला हल हो जाए। अब गवर्नमेंट जो है वो बंद गली में दाखिल हो चुकी है। आप ये देखें, परवेज इलाही साहब के ऊपर ये उम्मीदें लगा के बैठे थे और जिस तकिए पर इन्होंने उस वही पत्ते इन्हें हवा देने लग पड़े और परवेज इलाही साहब ने इन्हें मायूस किया। और ऑब्वियसली इस सब के अंदर ये और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें इनके जहन में हैं और ये समझ रहे थे कि आपसी इख्तलाफात होंगे, कोई यहाँ वहां से चीजें हो जाएंगी, कुछ ना कुछ इनका बन जाएगा। लेकिन खैर चले, आपने ख्वाजा साद रफीक को भी कह दिया कि जनाब वो भी उतने ही अनअवेयर हैं जितने मैं और आप हैं, तो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज वाला हिसाब किताब कर दिया आपने। लेकिन चले एक आगे बढ़ते हैं ना, इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और की है, कर ले हम इलेक्शंस, जो भी इलेक्शन का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो तरीका होता है उस तरीके को अपनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कि उसका मतलब है कि वो केपी और पंजाब असेंबली में इलेक्शंस करा के अल्लाह खैर से अल्लाह वाला मामला करेंगे। देखें, पंजाब असेंबली में इलेक्शंस करवा के ये किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ना तो मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है, ना आपका आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है, डार्क इकोनॉमिक्स कहते हुए भी अब तो बुरा लगता है, डार्क इकोनॉमिक्स कहना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके और मेरे प्यारे पाकिस्तान के लिए
जो हालात क्रिएट हो चुके हैं। इमरान इस्माइल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। इमरान इस्माइल साहब, पहला सवाल तो मेरा ये है कि इससे पहले कोई मुज़ाकरात आपकी हुकूमत से हुए थे जो ये दावा कर रहे हैं कि गैर रस्मी आपकी बातचीत चलती रही और आप लोग ओन नहीं करते थे? ये बड़े झूठे हैं। ये कभी कोई मैसेज इधर भेज दिया उधर भेज दिया, उसको मुज़ाकरात का नाम ले रहे हैं। ये झूठ पे मबनी हुकूमत है, ये झूठों की हुकूमत है, ये चोरों की हुकूमत है। इमरान खान की इस ऑफर को ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कोई प्रॉब्लम हो गई है या इमरान खान साहब इस वक्त कोई दबाव का शिकार है। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इमरान खान दोनों असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं। इनको टाइम दिया है कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद सारा कारोबार जिंदगी तितर बितर हो जाने और कुछ भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है, मजीद क्राइसिस में चला जाएगा। बिजनेस खत्म हो गया है, लोगों के कारोबार ठप हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ये उसको समझ रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इस वक्त किसी दबाव में है। इमरान खान के ऊपर सिर्फ एक ही दबाव है, वो ये है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है और उसे किसी सूरत अपने बचाना है। ये चोरों का टोला जो अभी बैठ के आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये खुद किसके लिए वहां पर आए थे, ये मुझे बताए ना कि ये इनकी पैदाइश जो है, सियासी पैदाइश, वो इनकी किसकी गोद में हुई थी? जनरल जिलानी की गोद में ये पहले हुए पले बड़े। उसके बाद से ये हमेशा साथ ही इदारों को गालियां भी देते रहे और इदारों के सहारे भी चलते रहे। जिंदगी भर इन्होंने ये काम किया, ये आज हमें सिखाने यहाँ पर बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो आज ये बैठ के जिस लहजे में और जिस तरीके से बात करें, इनसे बातचीत होना मुमकिन नहीं मुझे नजर आता। ये एक्शन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये अवाम में जा नहीं पाएंगे। अवाम में जाते हैं तो वहाँ इनको लोग गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। उसका भी जिक्र किया वैसे उन्होंने, ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि इलेक्शन हम बचपन से लड़ते आ रहे हैं, हमें ना सिखाया जाए कि वो उनका ही जो एक पॉइंट है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कहते हैं हम तो बचपन से लड़ रहे हैं और हम अभी लड़ सकते हैं इलेक्शंस। अगर किसी को ये खाम ख्याल है कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ सकते तो वो इस खाम ख्याली में रहे, लेकिन हम इलेक्शंस में जा सकते हैं। एक तो बात उन्होंने ये भी कर दी। दूसरा उन्होंने ये बात की है कि जनाब पहले अब इमरान इस्माइल साहब ये 2 दिन पहले के अगर आप बयान देख लेना, वो ये कहते थे गवर्नर राज आए नहीं है, गवर्नर राज लग सकता है, असेंबलियां तहलील नहीं हो सकती हैं, अदम एतमाद लाई जा सकती है। अब यकायक ये कहना है कि इलेक्शन आप करवा देंगे हम लोग, जो कानून के मुताबिक होगा, आप असेंबलियां तहलील कर दें। ये यू टर्न कैसा? नहीं, ये इलेक्शन अगर लड़ सकते हैं तो इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि बन कबाब लेने रोड पे नहीं जा सकते हैं, इनको तो लोग गालियां देते हैं। ये अपना मुंह नहीं दिखा सकते लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है। तो ये इलेक्शन से भागी इसीलिए रहे हैं कि ये इलेक्शन में नहीं जा सकते। अगर जा सकते होते और इन्हें यकीन होता कि ये बचपन से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये आवाम के पास वोट मांगने चले जाएंगे, इनको तो जूते पड़ेंगे अगर आवाम के पास वोट मांगने जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। देखिए भाई, क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में वो स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, सोचें आप जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना आईडी कार्ड पे ज़मानत करा लेता है। उस पर आपने 18 महीने, 1.5 साल जो है हमारे हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का हाल है। और शख्सी ज़मानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और खाली ये नहीं है मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते, आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियाँ सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज़, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार, जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नोट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा ज़मानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नोट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ
और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें, ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।